हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो से हम एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेकंड के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो कि आपके एग्जामिनेशन में आएंगे हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, जिसमें आपका कवर होगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमिनिटी, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप्स एक्ट, बेलमेंट एजेंट वगैरह इस टाइप के टॉपिक्स आपके कवर होंगे। ओके, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी के एग्ज़ाम एमसीक्यू में होने हैं, तो दोस्तों आप सभी से एक रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अगर आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं, कहीं से आपको मिल गए हैं, तो प्लीज़ उनकी आंसर की का यूज़ मत करें, क्योंकि काफ़ी सारे आंसर्स उसमें गलत दिए हुए हैं। ओके, तो दोस्तों यही कह के मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। हमारा जो पहला क्वेश्चन है यानी 5th क्वेश्चन है, क्योंकि 1 2 3 4 क्वेश्चन जो थे वो थोड़ा सही नहीं थे, तो मैंने उसको ऐड नहीं किया है। ओके, तो इस वीडियो की सीरीज़ में हम लोग 100 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। देन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 100 मोर एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, जिसमें से काफ़ी सारे एमसीक्यू आपके एग्जाम में आएंगे। ये वीडियो BLLB LLB दोनों स्टूडेंट्स के लिए है। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, सेक्शन 14 ऑफ द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 डील विद, देखिए, डिलीवरी टू कैरियर और व्हाट फिगर, एग्रीमेंट टू सेल एट वैल्यूएशन, CA इम्प्लाइड अंडरटेकिंग एज अ टाइटल, एंड DA अनपेड सेलर्स राइट। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी अगर आप पढ़ रहे हैं तो इसमें आपसे सेक्शंस धाराएं बहुत सारी पूछी जा सकती हैं इंपॉर्टेंट, तो वो मैं आपके लिए जल्द से जल्द उसके ऊपर एक वीडियो लेके आऊँगा। तो सबसे पहले तो हमारा 5th का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा C इम्प्लाइड अंडरटेकिंग एज टू टाइटल, मालिकाना हक के निहित उपक्रम। ओके, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, सेक्शन 18 ऑफ द सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930 किससे डील करता है। पूछ रहा है धारा 18 किससे डील करता है सेल्स ऑफ गुड एक्ट का। देखिए, ऐसे ही आपसे पार्टनरशिप एक्ट के बारे में पूछेगा, पार्टनरशिप की धाराएं कौन सी किस में होती हैं, तो कई सारे सेक्शन आएंगे। जितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट धाराएं होंगी वो हम आपके साथ शेयर कर देंगे जल्द से जल्द। तो 6 का जो आपका आंसर होगा दोस्तों वो होगा A, गुड्स मस्ट बी असर्टेड, वस्तुओं को सुनिश्चित करना। ओके, ये बताता हमारा धारा 18 किसकी, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की। इसके बाद है 7, इसमें भी आपकी देखिए धारा ही पूछ रही है। देखिए, इसके बाद है हमारा, विच सेक्शन ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 डील विद द सूट ऑफ प्राइस। सूट ऑफ प्राइस के बारे में कौन पूछता है। मूल्यों के लिए वाद प्रस्तुत कर सकते हैं, किस धारा में बताया गया है बताइए। 21, 31, 55, 29, 21, 31, 55, 29। तो 7 का जो आपका आंसर होगा माय डियर फ्रेंड्स वो होगा 55। ओके, 55। इसके बाद 8, देखिए इसमें भी आपकी सेक्शन धारा ही पूछी गई हैं, तो ये तो इंपॉर्टेंट है ही, बाकी मैं आपको भी बताऊंगा। बेयर एक्ट से आप लोग ज़रूर पढ़िएगा। अगर आपके पास बेयर एक्ट नहीं है तो बताइएगा, मैं टेलीग्राम ग्रुप जो भी हमारा चैनल है उस पर मैं पोस्ट कर दूंगा। अगर आप लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो फटाफट से ज्वाइन हो जाइए। जो भी आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम से रिलेटेड जो भी अपडेट्स आती है मैं उस पर अपडेट करता रहता हूँ सभी को। तो 8 क्वेश्चन हमारा 13 सेक्शन किस में क्या बताता है वही पूछ रहा है। ओके, तो A है वन कंडीशन टू बी ट्रीटेड एज वारंटी, B है सेल्स बाय एग्जाम्पल, C है एग्जिस्टिंग और फ्यूचर गुड्स, एंड D है असर्टिनेट ऑफ प्राइस। तो हमारा जो 8 है उसका आंसर होगा A। ओके, जब शर्त वारंटी में बदल जाए। ओके, वन कंडीशन टू बी ट्रीटेड एज वारंटी। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है, विच सेक्शन ऑफ द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 डिफाइंड बायर। अब ये देखिए जो डिफिनेशन वाले सेक्शन है इसमें ये काफ़ी आपसे पूछे जा सकते हैं, जिसमें 2 सब क्लॉज 1, 2 सब क्लॉज 2, 2 सब क्लॉज 3, 2 सब क्लॉज 4, 2 सब क्लॉज 5, इस टाइप के जो आपके क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो इनको अच्छे से प्रिपेयर करिएगा आप। ओके, इनको बिल्कुल भी मत छोड़िएगा जो आपके डिफिनेशन क्लॉज हैं। ओके, तो 9 का जो आपका आंसर होगा वो होगा A। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें भी देखिए आपका धारा ही पूछ रही है। आपको इस बार बता दिया कि किस धारा में बताया गया। बताइए कौन सी गुड्स सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की धारा है जो डील करती है रिस्क प्राइमा फेसिया पासेस विद द प्रॉपर्टी। बताइए 21, 26, 4, 20, 21, 26, 4, 20। आप लोग गेस करते रहिए, देखिए आपके कितने आंसर सही निकलते हैं। आप फटाफट से एक कॉपी ले लीजिए, जो सही आ रहे हैं उस पर टिक करिए, जो गलत हो रहे हैं आपके उस पर भी टिक करिए। देखते हैं आप अभी तक कितना पढ़ चुके हैं। तो B वाला है 26। ओके, तो आपका क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है B। अब इसके बाद बढ़ते हैं 11 पर। एज पर सेल्स ऑफ गुड एक्ट मूवेबल गुड डज नॉट इंक्लूड। मूवेबल गुड्स क्या इंक्लूड नहीं करते हैं। गैस, इलेक्ट्रिसिटी, मनी, ग्रोइंग क्रॉप्स। बताइए गैस मूवेबल है कि नहीं बताइए। इलेक्ट्रिसिटी मूवेबल है कि नहीं है। मनी मूवेबल है कि नहीं है। D ग्रोइंग क्रॉप्स मूवेबल में आएगी कि नहीं आएगी। बताइए मूवेबल है, वो मूवेबल में पढ़ रहा था। चलिए बताइए, मेरे ख्याल से यहाँ पे मूवेबल ही होगा। मूवेबल वो गलत मेरे ख्याल से मिस टाइप हुआ है। चलिए 11 का जो आपका आंसर है वो है C।
ओके मनी। इसके बाद है 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सब्जेक्ट मैटर इन सेल्स ऑफ गुड एक्ट। पूछ रहा है इसमें से क्या चीज़ है जो सेल्स ऑफ गुड एक्ट में सब्जेक्ट मैटर नहीं, ट्रेडमार्क, गुडविल, मनी, वाटर। बताइए क्या नहीं है। 12th का आंसर आपका होगा सी। ओके मनी नहीं है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों। 13 कह रहा है इन सेल द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स फ्रॉम द सेलर टू द बायर टेक प्लेस। ए है हमारा एट द एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बी है इमीडिएटली, सी है इन द फ्यूचर ऑफ डेट, भविष्य में डेट होगा मेरे ख्याल से यहाँ पे, डी है बोथ ए एंड बी। तो 13 का जो आपका आंसर होगा वो होगा माय डियर फ्रेंड सी इन फ्यूचर। ओके भविष्य में। 14 का क्या होगा आपका। 14 का देखिए मैंने जितनी क्वालिटी अच्छी करने की कोशिश की है माय डियर फ्रेंड्स मैंने आपके लिए की है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको आपके लिए टाइप करके आपको कमेंट में ही बता दूंगा। ओके 14 है द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट इन फोर्सेस इन द ईयर। बताइए कब इन्फोर्स हुआ था। बताइए इनैक्ट और इन्फोर्स में ध्यान रखिएगा माय डियर फ्रेंड्स। इन्फोर्स और इनैक्ट में काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। तो इन्फोर्स और इनैक्ट में जितने भी आपके एक्ट्स हैं, एक काम करिए सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, जो भी आपके एक्ट्स इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेकंड में दिए उनकी सबकी इन्फोर्स डेट और इनैक्ट डेट एक पास में लिख लीजिए। टोटल सेक्शंस कितने हैं, टोटल चैप्टर्स कितने हैं किसमें, तो ये सारी चीज़ें एक पास में लिख लीजिए। ओके तो 14 का जो आपका आंसर है वो है बी वाला, 1930 में। इसके बाद है 15 इट इज़ अ स्टैंडर्ड रूल दैट रिस्क फॉलोज। बताइए सेलर बायर प्रॉपर्टी पोजीशन, यह एक निश्चित नियम है कि जोखिम हमेशा साथ होगा। किसके साथ होगा। क्रेता विक्रेता के संपत्ति के कब्जे में। बताइए तो 15 का जो आपका आंसर है पोजीशन में। ओके डी इज कॉन्सेप्ट ऑफ लेट द बायर, या क्रेता सावधान रहे का नियम है। बताइए इंफॉर्मेशन सेंटर, बी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, सी कैवेट इम्पटर, डी बायर किंगडम। ये जो कैवेट इम्पटर है ये आपने पिछले साल भी पढ़ा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था आपके लिए कॉन्ट्रैक्ट में, मैंने बताया था, इससे क्वेश्चन भी आपके आए होंगे। तो 16 का जो आपका आंसर होगा वो सी होगा, मैंने पहले ही बता दिया था। ओके सी आंसर होगा आपका 16 का। इसके बाद है 17 इज़ अ स्टिपुल विच इज़ कलेक्ट्रल टू पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बताइए यह वह निबंध है जो कि संविदा की संप्रभुता होता है। बताइए कंडीशन, वारंटी, गारंटी, कोलेट्रल कॉन्ट्रैक्ट। बताइए कोलेट्रल कॉन्ट्रैक्ट। बताइए क्या होगा आंसर इसका। 17 का होगा बी वारंटी। ओके इसके बाद है 18 वाला, 18 क्वेश्चन है हमारा। गुड्स दैट आर आइडेंटिफाइड एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज कॉल्ड स्पेसिफिक गुड्स, असर्टेनेट गुड्स, सी क्लियर गुड्स, या डी बोथ ए एंड बी। तो बताइए क्या होगा। आपके सामने आपके ऑप्शंस हैं, हम लोग KBC नहीं खेल रहे फिर भी आप लोग बताइए क्या होगा। ए वाला होगा। ओके इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। द सेल ऑफ गुड एक्ट डील ओनली विद गुड्स विच आर इन नेचर इमूवेबल, मूवेबल, स्पेसिफिक, या ऑल ऑफ द अबव। माल विक्रय अधिनियम में माल की प्रकृति अचल, चल, विशिष्ट, उपरोक्ता सभी। बताइए क्या होगा इसका आंसर 19 का। 19 का आपका आंसर होगा बी मूवेबल। ओके चल। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं 20 इन सेल्स ऑफ गुड एक्ट कंडीशन इज स्टिपुलेटेड विच। देखिए जो भी मैं क्वेश्चंस आपको पढ़ रहा हूँ अगर आपको समझ में आ रहा है तो सही है दोस्तों, वरना आप हाई क्वालिटी में रख के वीडियो को देखें ताकि जितनी क्लियर हो सके उतनी क्लियर आपको पता चल सके। इसके बाद है तो हमारा देखिए हमारे सामने 4 ऑप्शन दिए हैं क्वेश्चन नंबर 20 के, तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ए। ओके अब इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। ए माइनर हु हैज़ बीन एडमिटेड टू द बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप अंडर सेक्शन 30 सब क्लॉज 5 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ऑन अटेनिंग मेजोरिटी हैज़ टू एक्सरसाइज ऑप्शन टू स्टे और टू लीव द फर्म विद इन। बताइए एक आवश्यक जिसको की भागीदारी में लाभ के लिए भागीदारी बनाया गया था धारा 3 सब क्लॉज 5 में, वह जब ऐसा होता है तो फर्म में बने रहने या छोड़ देने का चुनाव उसको कब तक करना होता है। बताइए ये पार्टनरशिप से काफ़ी इस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। बताइए ऑप्शन है आपके सामने 1 मंथ ऑफ अटेनिंग मेजोरिटी, 6 मंथ ऑफ अटेनिंग मेजोरिटी, सी 90 डेज ऑफ अटेनिंग मेजोरिटी, या डी नॉन ऑफ द अबव। बताइए आपको क्या लग रहा है, ऐसे ही गेस करिए क्या लग रहा है। 6 मंथ ऑफ अटेनिंग 6। इसके बाद है
इसमें भी आपकी देखिए धारा पूछ रहा है आपसे, कौन सा सेक्शन डिफाइन करता है डॉक्ट्राइन ऑफ होल्डिंग आउट क्रिएटिंग द लायबिलिटी ऑफ अ नॉन पार्टनर अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 28, 30, 20 या 31, बताइए। तो आपको जो 22 का आंसर है वो होगा ए वाला, ओके। 28 धारा 28। इसके बाद 23 की तरफ बढ़ते हैं। जनरल ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर्स हैव बीन लेड डाउन इन, ये आपका एमसीक्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग अच्छे से याद करिएगा इसको, ओके। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपके लिए ये 23 वाला। तो 23 का आपका आंसर होगा ए वाला, सेक्शन 9 धारा 9 में, ओके। एन एग्रीमेंट इन द स्टेन ऑफ ट्रेड इन अ पार्टनरशिप अंडर सेक्शन 11 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इज़, देखिए एक चीज़ मैं आपसे बताना चाहता हूँ, ये जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का आप जो भी क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे आपके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेकंड में जो भी आपके एमसीक्यू आएंगे, देखिए उसमें आपको 2 एक्ट के एमसीक्यू आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेने होंगे। कौन सा? फर्स्ट होगा आपका सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, दूसरा होगा अपना पार्टनरशिप एक्ट। अभी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको इंडिमिटी और गारंटी नहीं पढ़नी है, वो तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है, वो तो आपका स्टार्टिंग है, तो उससे कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपके आएंगे। अभी जब एंड में जाएंगे मेरे ख्याल से 50 क्वेश्चन के बाद में, तो आपको इंडिमिटी गारंटी के भी क्वेश्चन आपको मिलने लगेंगे। बट मैं फिर भी आपसे कह रहा हूँ पार्टनरशिप के और ये जो आपका पार्टनरशिप एक्ट और ये सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, इनके एमसीक्यू अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। मैं बता रहा हूँ आपके 30 से 35 नंबर के एमसीक्यू आपके इससे आ सकते हैं, 30 से 35 नंबर के आराम से आ सकते हैं, उससे ज़्यादा भी आ सकते हैं, ओके। तो 24 वाला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्या बता रहा था? एन एग्रीमेंट इन स्टेन ऑफ ट्रेड, देखिए वही सेक्शन 11 के बारे में पूछ रहा है। बताइए पार्टनरशिप क्या होगी? वैलिड होगी, वाइडेबल होगी, वाइड होगी, इलीगल होगी, बताइए। तो 24 का ए होगा, वैलिड होगी। व्यापार में आवधिक करार भागीदारी अधिनियम धारा के अनुसार होता है, वैलिड बता रहा है। 25 अंडर सेक्शन 10 एवरी पार्टनर हैज़ अ ड्यूटी टू इंडिमिफाई द फर्म फॉर एनी लॉस कॉज टू द फर्म बाय हिज कंडक्ट ऑफ नेग्लिजेंस, रॉन्गफुल एक्ट, सी फ्रॉड, या डी ऑल ऑफ द, बताइए 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 क्या होगा? ये कि ये भी एक सेक्शन ही आपसे पूछा जा रहा है, पूरा सेक्शन ही आपसे पूछा जाता है, उसमें कुछ पार्ट काट के आपके ऑप्शंस दे दिए जाते हैं बस। तो आपको इतना समझ लीजिए कितने ज़्यादा आपके सेक्शन से धाराओं से क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। सी वाला आपका ऑप्शन होगा, ओके। 26 if a partner choose to use any assets of partnership firm for his own purpose it give rise to, किसको राइज देता है? सिविल लायबिलिटी ऑफ द प्रॉपर्टी, बी ए क्रिमिनल लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर, एंड सी ए बोथ ए एंड बी, डी आइदर ए और बी। अभी जो 26 का जो आंसर है ये आपका होगा ए वाला, ओके। एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, कई बार स्टूडेंट के सामने ये ऑप्शंस आते हैं बोथ ए एंड बी एंड डी आइदर ए और बी। देखिए ये दोनों ही कभी कभी होता है, दोनों ही सही हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो कानपुर यूनिवर्सिटी में जो आंसर आपका आता है, अगर इन दोनों में से कोई चॉइस आती है बोथ ए एंड बी अदर ए और बी, अगर आपको पता है आंसर तब तो बिल्कुल सही है। अगर आपको नहीं पता है तो आप 10 में से 7 बार तो आप आइदर ए और बी को ही चुनिएगा। ये मैं ट्रिक बता रहा हूँ CHMU के लिए, ओके। क्योंकि इसमें मोस्टली मैंने जो आंसर की मैं देखा उसमें जो आंसर बताते हैं बोथ ए एंड बी की जगह आइदर ए और बी को सही बताते हैं ये लोग, ओके। तो एक छोटी सी टिप्स थी आपके लिए। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। ये देखिए आपसे इसमें भी पूछा जा रहा है, धारा ही पूछी जा रही है। गुड विल ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस इज प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टनरशिप इज मैंशनड इन, किस सेक्शन में मेंशन है? बताइए। 27 का जो आपका आंसर होगा ए होगा 14, ओके, धारा 14 में। इसके पहले हम लोगों ने कौन सी धारा पढ़ी थी? धारा 14 हम लोग पढ़ चुके हैं कि नहीं पढ़ चुके? अभी नहीं पढ़े हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं, अभी और MCQ आपके लिए आएंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट गेस्चर ऑफ पार्टनरशिप एट विल इट्स शेयरिंग ऑफ लॉसेस, बी है रजिस्ट्रेशन नॉट नीडेड, या सी है इजी डिसॉल्बिलिटी, डी है अटमोस्ट ट्रांसपेरेंसी। 28 ऐच्छिक भागीदारी को जांचने के लिए सबसे आवश्यक तत्व है ए हानि को बांटना, बी पंजीकरण आवश्यक नहीं है, सी विघटन में आसानी, डी पारदर्शिता। तो बताइए 28 का आपका आंसर क्या होगा? तो 28 का आपका आंसर होगा सी वाला, ओके। अब इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वैलिड पार्टनरशिप, बताइए कौन सी पार्टनरशिप इसमें से वैलिड होगी? पार्टनरशिप बिटवीन 2 पार्टनरशिप फर्म, 2 पार्टनरशिप फर्म के बीच में पार्टनरशिप, पार्टनरशिप बिटवीन 1 पार्टनरशिप फर्म एंड एन इंडिविजुअल, सी ए पार्टनरशिप बिटवीन इंडिविजुअल मेंबर ऑफ 1 फर्म एंड इंडिविजुअल मेंबर ऑफ अनदर फर्म, बताइए। या डी ओनली बी एंड सी, ए होगा ही नहीं। तो 29 का आंसर आपको क्या लग रहा है? सी होगा। 30 which of the following is not essential required for creating a partnership as per section 4 of the partnership act? A an agreement to carry on a business, B a sharing of profit, C a sharing of losses, D a business to be carried by all or any of them acting for all। तो जो 30 आपका क्वेश्चन का आंसर होगा 30 का वो होगा डी वाला, ओके दोस्तों।
इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। 31 कह रहा मोड ऑफ डिटरमाइनिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप हैज़ बीन लेड डाउन इन सेक्शन 5, सेक्शन 6, सेक्शन 9, सेक्शन 10, धारा 5, धारा 6, धारा 9, धारा 10। तो आपका जो 31 का आपका जो आंसर होगा माय डियर फ्रेंड्स वो होगा 31 का आपका आंसर होगा बी वाला, बिल्कुल सही, धारा 6। दोस्तों अभी तो हम लोग सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लिए आपके एमसीक्यू ला रहे हैं दोस्तों। इसके अलावा देखिए जब हमारे 200 एमसीक्यू कंप्लीट हो जाएंगे इसके बाद हम लोग जो भी आपके टॉपिक हैं लाइक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंटिमिटी के एमसीक्यू अलग से आएंगे, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के एमसीक्यू अलग से आएंगे, पार्टनरशिप जो एक्ट है उसका अलग से आएगा, स्पेशल जो आपका सेल्स ऑफ गुड एक्ट है सॉरी उसके अलग से एमसीक्यू आएंगे। आपके कॉन्स्टिट्यूशन की एक वीडियो अपलोड हो चुकी है, कॉन्स्टिट्यूशन की कल से परसों में लगा के आपके 200 एमसीक्यू कॉन्स्टिट्यूशन के आपके अपलोड हो जाएंगे। पॉलिटिकल साइंस के आपके एमसीक्यू अपलोड होने, इंग्लिश के एमसीक्यू भी आपके अपलोड हो जाएंगे। एंड इसके बाद जो भी आपके अगर आपके मुस्लिम लॉ के एमसीक्यू हो तो ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोडेड है, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। ओके, लेकिन कुछ और अपडेट करेंगे क्योंकि उसमें कुछ हम लोगों ने आंसर की से यूज़ किए थे जो कि कुछ आंसर उसमें गलत भी थे, तो हम लोग फिर से उसको रीअपलोड भी करेंगे। ओके, तो आप लोग अच्छे से पढ़िए दोस्तों, आपका एग्ज़ाम जल्द से जल्द मैं कोशिश कर रहा हूँ, अपनी जितनी कोशिश कर पा रहा हूँ आप लोगों के लिए एमसीक्यू जल्द से जल्द बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि ट्राई कर रहा हूँ दोस्तों, अगर कोई आप लोगों की, चलिए मैं इसके बारे में बाद में बताता हूँ ताकि आपका समय ज़्यादा ज़ाया ना हो इस वीडियो में। 32 का क्वेश्चन पे आता है, पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है बताइए। आप पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है आपको ये बताना होगा, बताइए। आपके सामने ऑप्शन दिए हैं 4, पढ़िए आप लोग चारों ऑप्शन पढ़िए। बी होगा आंसर। ओके, लाभ के बंटवारे के लिए व्यक्तियों के बीच करार, एग्रीमेंट बिटवीन द पर्सन टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस। ओके, As per Section 5 of the Indian Partnership Act 1932, the relationship of partnership is created by status, contract, statute, none of the above। तो 33 का आंसर होगा बी वाला। ओके, कॉन्ट्रैक्ट संविदा बी वाला होगा। ओके, 34 ए पार्टनर कैन रिटायर बाय नोटिस ऑफ इंटेंशन टू रिटायर वेयर द पार्टनरशिप एट will the partnership is for a specific period। C where a contract has been made between the partners for its determination। D है none of the above। तो 34 का आंसर होगा आपका ए वाला। ओके, अब इसके बाद बढ़ते हैं 35 की तरफ। ए पार्टनरशिप फर्म इज क्या पार्टनरशिप फर्म क्या बताइए। अभी हम लोगों ने नीचे भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ा था, उसका मीन पढ़ा था। पार्टनरशिप का फर्म का बताइए क्या मतलब है। A distinct legal entity from its member। B a not a distinct legal entity from its member। C a jurist person। and D a none of the above। अब इसमें मैं आपको एक ऑप्शन दे रहा हूँ दोस्तों 35 में, इसका आंसर आपको देना है। इसका आंसर ए या बी में से होगा दोस्तों, या तो डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी है या नहीं। अब आपको इसका आंसर आपको बताना होगा कमेंट बॉक्स में। ओके, अगर नहीं मिलता है तो मैं आपको बता दूंगा, आप लोग ट्राई करें, नहीं मिलता कोई दिक्कत नहीं, मैं बता दूंगा। इस टाइप के देखिए जिस टाइप का वो 36 का क्वेश्चन है, इस टाइप में 1 से 2 क्वेश्चन आपका ज़रूर आएगा, पूरे आप देख लेना आएगा ज़रूर। तो 36 का जो क्वेश्चन आपका है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस ए पार्टनरशिप डज नॉट एग्जिस्ट। बताइए कब पार्टनरशिप एग्जिस्ट नहीं करती है। ए आपका सेकंड ऑप्शन है, आपका थर्ड ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन दिया गया है। अब इसमें ए ऑप्शन कह रहा है पहला दूसरा तीसरा है, या तो बी कह रहा है पहला दूसरा चौथा, या तो सी कह रहा है पहला तीसरा चौथा, या डी कह रहा है ऑल द अबव है भाई साहब। तो बताइए 36 का आपको क्या लग रहा है भाई साहब। ऑल द अबव है ये, डी ऑल द अबव। ओके, आइए इसके बाद चलते हैं 37 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्ग बट नॉट सफिशिएंट टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। बताइए स्ट्रॉन्ग तो है बट नॉट सफिशिएंट है पार्टनरशिप टेस्ट के लिए। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, शेयरिंग ऑफ लॉस, आइदर ऑफ द टू, डी नॉन ऑफ द अबव। तो 37 का जो आपका आंसर होगा, फटाक से मैं आपको बता दे रहा हूँ, 37 का आपका आंसर होगा ए, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स, लाभ का बंटवारा। 38 व्हाट इज पार्टनरशिप एट विल। बताइए क्या होगा। क्रिएटेड अंडर ए विल बाय टेस्टर, क्रिएटेड बाय कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, एंड सी ए पार्टनरशिप विदाउट प्रोविजन फॉर ड्यूरेशन, या डी ए नॉन ऑफ द अबव। तो 38 का आपका आंसर होगा माय डियर फ्रेंड्स सी वाला होगा। ओके, आप लोग हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट इसको देख लें अच्छे से। ऐच्छिक भागीदारी क्या होती है। बिना समय निर्धारण की बनाई गई भागीदारी। ओके, इसके बाद बढ़ते हैं 39 की तरफ। स्टेट विच ऑफ द स्टेटमेंट इज़ ट्रू। बताइए कौन सा स्टेटमेंट इसमें ट्रू है।
पार्टनर इज एन एजेंट ऑफ द फर्म, पार्टनर इज ओनर ऑफ द फर्म, पार्टनर इज डायरेक्टर ऑफ द फर्म, या डी नॉन ऑफ द अबव। इनमें से कौन सा कथन सत्य? भागीदारी फर्म का एजेंट होता है, भागीदारी फर्म का मालिक होता है, भागीदारी फर्म का निदेशक होता है, या डी इनमें से कोई नहीं। आई थिंक दोस्तों 39 का आंसर मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों इसका आंसर ए होना चाहिए। दोस्तों आप लोग इसका आंसर एक बार मुझे चेक करके ज़रूर बता दीजिएगा, अगर गलत होता है तो कोई बात नहीं, बट इसका आंसर ए वाला होगा। आप लोग एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा 39 का आंसर। ओके, इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है अंडर सेक्शन 2 सब क्लॉज बी ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ए पार्ट बिजनेस क्या इंक्लूड करता है? ए एवरी ट्रेड एंड ऑक्यूपेशन, बी ए एवरी ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन, सी ए एवरी ट्रेड ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन, डी ए एवरी ट्रेड एंड प्रोफेशन। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 40 है उसका आंसर होगा आपका सी, एवरी ट्रेड ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन। सी कोई भी व्यापार, उपजीविका या वृत्ति। इसके बाद बढ़ते हैं 41 की तरफ। हु कैन इंस्पेक्ट द रजिस्टर एंड फाइल डॉक्यूमेंट एट द ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार? तो आपका 41 का ऑप्शन देखिए, ए है एनी गवर्नमेंट सर्वेंट, बी है द पार्टनरशिप पार्टनर ऑफ द फर्म, सी है द पार्टनर ऑफ द अदर फर्म, डी है एनी पर्सन। तो आपका 41 का जो आपका आंसर होगा वो होगा ए। ओके, इसके बाद बढ़ते हैं वेयर नो प्रोविजन इज मेड बाय कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर फॉर द ड्यूरेशन ऑफ देयर पार्टनरशिप, द पार्टनर्स इज कॉल्ड एज ए पार्टिकुलर पार्टनरशिप, बी पार्टनर्स फॉर फिक्स्ड टर्म, सी है पार्टनरशिप एट विल, डी है नॉन ऑफ द अबव। तो बताइए आपका आंसर 42 का क्या होगा? तो 42 का आपका आंसर होगा दोस्तों सी वाला, पार्टनरशिप एट विल, ऐच्छिक भागीदारी। इसके बाद 43 की तरफ बढ़ते हैं। एन एक्ट ऑफ ए फर्म मीन्स का क्या था? फर्म के द्वारा किए गए कार्यों का मतलब क्या है? ए कोई भी भागीदारी या फर्म का अभिकर्ता फर्म को और फर्म के खिलाफ अधिकार उत्पन्न कराता है, बी सारे भागीदारों के द्वारा किए गए कार्य, सी है सारे भागीदारों द्वारा कार्य में चूक, या डी है उपरोक्ता सभी। तो 43 का आपका आंसर होगा डी वाला, उपरोक्ता सभी, ऑल द अबव। ओके, इसके बाद 44 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें पूछ रहा है इनमें से कौन सा विकल्प भागीदारी की विशेषता नहीं है? विच इज़ नॉट अ फीचर ऑफ अ पार्टनरशिप बिजनेस। बताइए, ए है निर्माण में आसानी, ईज ऑफ फॉर्मेशन, बी है सीमित उत्तरदायित्व, लिमिटेड लाइबिलिटी, सी है सीमित समय, सी है लिमिटेड लाइफ, डी है पारंपरिक अभिकरण, डी है म्यूचुअल एजेंसी। तो 44 का आपका आंसर होगा माय डियर फ्रेंड्स बी। ओके, लिमिटेड लाइबिलिटी, सीमित उत्तरदायित्व। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ अपने। 45 हमारा क्या कह रहा है? इन अब्सेंस ऑफ अ पार्टनरशिप एग्रीमेंट व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन द पार्टनर्स? बताइए क्या होगा? प्रत्यक्ष करार के अभाव में प्रत्येक भागीदारी की लाभ भागिता कितनी होगी? ए अनइक्वल होगी, असमान होगी, बी इक्वल होगी, समान होगी, सी इट विल बी डिपेंड एन एक्सपीरियंस ऑफ अ पार्टनर, सी भागीदार के अनुभव के आधार पर, डी इट विल डिपेंड ऑन पार्टनर कैपिटल, डी पूंजी के आधार पर। तो बताइए इसका 45 का आंसर क्या होगा? तो आपका 45 का आंसर होगा बी वाला, इक्वल होगी भाई, बस समान होगी बिल्कुल। 46 कह रहा है व्हाट इज पार्टनरशिप रिटन एग्रीमेंट नोन एज? बताइए पार्टनरशिप का जो रिटन एग्रीमेंट है उसको हम लोग क्या कहते हैं? भागीदारी के लिखित करार को क्या कहते हैं? बताइए, पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं क्या? अगर कोई पार्टनरशिप हम एग्रीमेंट लिखे तो क्या कहेंगे? पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे, एग्रीमेंट कहेंगे, पार्टनरशिप डीड कहेंगे, या पार्टनरशिप एक्ट कहेंगे? बताइए। 46 का बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में भी आ सकता है, तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। 46 का होगा सी होगा। ओके, पार्टनरशिप डीड कहेंगे इसको। इसके बाद आते हैं 47 का। इज़ अ पार्टनरशिप फर्म कंसीडर एज अ सेपरेट लीगल एंटिटी? क्या भागीदारी फर्म को प्रतीक विधिक अस्तित्व प्राप्त है? नो, यस, पार्शली यस, या समटाइम्स, हाँ, नहीं, आस्था, हाँ, कभी कभी। बताइए 47 का आंसर क्या होगा? नो, नहीं होगा भाई। 48 इन पार्टनरशिप पार्टनर लाइबिलिटी आर क्या होती है? अनलिमिटेड होती है, लिमिटेड टू द कैपिटल ऑफ बिजनेस होती है, सीमित होती है, व्यापार की पूंजी तक सीमित होती है, सी ए लिमिटेड होती है, सी ए लिमिटेड होती है, सीमित होती है, यानी डी ए और बी दोनों होंगे। बताइए, तो आपका 48 का जो आंसर होगा वो होगा ए, अनलिमिटेड, असीमित है। 49 व्हाट टाइप ऑफ एग्रीमेंट इज़ यूज टू फॉर्म अ पार्टनरशिप बिजनेस? बताइए कौन से एग्रीमेंट यूज़ होते हैं पार्टनरशिप बिजनेस के लिए? बताइए किस टाइप के? रिटन एग्रीमेंट होते हैं, ओरल एग्रीमेंट होते हैं, रिटन और ओरल एग्रीमेंट दोनों होते हैं, या डी होंगे? अब देखिए एग्रीमेंट की बात आ रही है, तो बताइए कौन सा होगा? देखिए इसमें जो आंसर मुझे मिला था वो था रिटन और ओरल एग्रीमेंट। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर 49 का चेक कर लीजिएगा, लेकिन इसका सी आंसर ही सही होना चाहिए। ओके। 50
टू स्टार्ट अ पार्टनरशिप बिजनेस व्हाट शुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। बताइए पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट कर ले मिनिमम नंबर कितने होना चाहिए, पार्टनर्स कितने पार्टनर्स होने चाहिए बताइए। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बताइए हिंदी मीडियम वाले बच्चे यहाँ से देख लें। ओके, तो आपका 50 का जो आंसर होगा, दोस्तों जिन्होंने 2 बताया बिल्कुल सही बताया है। तो हम लोगों ने 50 क्वेश्चन अपने कंप्लीट कर लिए हैं। ओके, 30 मिनट के अंदर वो भी। अब हम जल्दी से जल्द वीडियो को कंप्लीट करने की कोशिश करें। एंड एक चीज़ मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, अभी तक अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो दोस्तों तुरंत ज्वाइन कर लें। जैसे ही कोई अपडेट आती है आपकी यूनिवर्सिटी, आपके एग्ज़ाम, आपके एडमिट कार्ड, आपके एग्ज़ाम सेंटर के लिए कोई भी अपडेट रिजल्ट वगैरह से रिलेटेड आती है तो यूट्यूब पर तो वीडियो आती है, लेकिन उससे पहले इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलती है आपको, सिर्फ और सिर्फ टेलीग्राम चैनल पे। तो फटाफट से दोस्तों ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है, ए लीव्स अ काउ इन द कस्टडी ऑफ बी टू बी टेकन केयर ऑफ द काउ हैज़ अ काफ इन द एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट टू द क्या लिखा है, कॉन्ट्रेरी। बहुत आप लोग कृपया करके मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ थोड़ी क्वालिटी हाई करके ही पढ़िएगा। ए ने अपनी गाय बी को देखभाल के लिए दिया है, गाय के बछड़ा हुआ किसी विपरीत संविधा के अभाव में। तो इसका आंसर क्या होगा, बी इज़ बाउंड टू डिलीवर ओनली काउ टू ए। बी सिर्फ गाय वापस देने के लिए बाध्य है। कहने का मतलब क्या, ए ने अपनी गाय बी को देखभाल करने के लिए दी, उसी बीच में जो गाय को बछड़ा हो जाता है, हाँ, तो बी क्या करेगा बताइए। बी यानी बी सिर्फ गाय को वापस देने के लिए बाध्य होगा, यानी बाउंड होगा वो कि सिर्फ गाय को वापस देगा, या बी ऑप्शन बी आपका, बी इज़ बाउंड टू डिलीवर द कैफ एज वेल एज द काउ टू ए। बी ए को गाय और बछड़ा दोनों देने के लिए बाध्य होगा, बताइए ये होगा ऑप्शन इसका, या सी बी इज़ बाउंड टू डिलीवर द काफ एज वेल एज काउ इफ़ ही इज़ पेड हाफ द प्राइस ऑफ काउ। बी ए को गाय और बछड़ा दोनों वापस करने के लिए बाध्य है यदि उसको बछड़ा का आधा पैसा मिल जाता है। डी ए, बी इज़ बाउंड टू डिलीवर द काफ एज वेल एज काउ इफ़ ही इज़ पेड 1/3 ऑफ द प्राइस ऑफ द कप। बी ए को गाय एवं बछड़ा दोनों देने के लिए बाध्य होगा यदि उसका 1/3 कीमत बछड़े को मिल जाए तो। इसका आंसर बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है 51 का आंसर। इसका आंसर आपको सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, इसका आंसर होगा बी। अब भाई बछड़ा हुआ तो दोनों देना पड़ेगा ना भाई, ऐसे थोड़ी होता है कि आप उसके प्राइस मांगेंगे बदले में। 52 इज़ एन एजेंट हु सेल्स गुड्स और अदर प्रॉपर्टी बाय ऑक्शन। बताइए यह एक अभिकर्ता है जो कि नीलामी में दूसरों की संपत्ति को बेचता है। बताइए उसको क्या कहते हैं, ब्रोकर, फैक्टर, ऑक्शनर, डेल क्रेडिट एजेंट। बताइए क्या कहते हैं। 52 का आंसर क्या होगा बताइए। जी बिल्कुल सही का, ऑक्शनर। आप लोग मूवीज़ में देखते होंगे, फिल्म में देखते होंगे, जो या IPL का जो ऑक्शन होता है उसमें भी आप लोग देखते होंगे। ओके, तो इन सब चीज़ों में आप देखते होंगे ऑक्शन जब होता है, नीलामी जब होती है। 53 एन एजेंसी में बी क्रिएटेड बाई, कैसे क्रिएटेड, एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली। बी ऑप्शन है आपका नेसेसिटी, सी है रेटिफिकेशन, या डी ऑल ऑफ द अबव। अभिकरण का सृजन होता है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, आवश्यक से, अनुसमर्थन द्वारा, या उपरोक्ता सभी। तो 53 का जो आपका आंसर होगा माय डियर फ्रेंड्स वो होगा डी ऑल द अबव। ओके, इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर है 54। तो एन एजेंट कैन बी अपॉइंटेड बाय, कैसे अपॉइंट किया जाता है, ए माइनर ऑफ साउंड माइंड, सोसाइटी का या आवश्यक, बी एनी पर्सन ऑफ साउंड माइंड, सी ए मेजर ऑफ साउंड माइंड, या डी एनी मेजर ऑफ साउंड और अनसाउंड माइंड। तो बताइए क्या होगा आपका 54 का आंसर, ए मेजर ऑफ साउंड माइंड। ओके, सी वाला होगा, कोई भी वयस्क और स्वस्थ चित्त का व्यक्ति, यानी स्वस्थ व्यक्ति होना चाहिए। ओके, साउंड माइंड होना चाहिए। 55 का आंसर क्या होगा आपका, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द कंडीशन ऑफ मर्चेंटेबल क्वालिटी इसकी इम्प्लाइड वारंटी है, एक्सप्रेस कंडीशन है, एक्सप्रेस वारंटी है, इम्प्लाइड कंडीशन है। बताइए माल का व्यापार योग्य होना है, बताइए क्या है, ए बी सी डी, बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो 55 का होगा डी, इम्प्लाइड कंडीशन। 56 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ओके, इसको मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ माय डियर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है, द वारंटी ऑफ क्वाइट पोजीशन इज़, क्या बताइए, वारंटी ऑफ क्वाइट पोजीशन क्या बताइए, बताइए क्या, एक्सप्रेस वारंटी, एक्सप्रेस कंडीशन, सी इम्प्लाइड कंडीशन, या डी इम्प्लाइड वारंटी। ये जो क्वेश्चन है माय डियर फ्रेंड्स ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 55, 56, 57, 58, ये जो 4 क्वेश्चन मैं बता रहे हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आप बिल्कुल भी मिस मत करना, 4 के 4 बहुत अच्छे से आपको याद होने चाहिए। ओके, तो 56 का आंसर होगा इम्प्लाइड वारंटी। ओके,
इसके बाद है 57 द कंडीशन फॉर क्वालिटी और फिटनेस इज़ क्या है, इम्प्लाइड वारंटी, इम्प्लाइड कंडीशन, सी एक्सप्रेस वारंटी या डी एक्सप्रेस कंडीशन। तो आपका 57 का जो आंसर होगा वो होगा आपका ए वाला। ओके, इसके बाद है 58 द कंडीशन ऑन टाइटल इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, बताइए क्या है, हक के संबंध में शर्त एक प्रकार है, बताइए क्या होगा। तो 58 का आंसर क्या होगा, एक्सप्रेस कंडीशन, एक्सप्रेस वारंटी, इम्प्लाइड वारंटी या इम्प्लाइड कंडीशन। तो आपका 58 का आंसर होगा डी वाला, इम्प्लाइड कंडीशन। ओके, इसके बाद 59 की तरफ बढ़ते हैं। 59 हमारा क्या कह रहा है, इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी दैट लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी क्या होती है, बताइए, प्राइमरी होती है, नहीं, डज नॉट अराइज, नहीं, डी नॉन ऑफ द, बी होगी आपकी। ओके, किसी किसी क्वेश्चन में आपसे ऑप्शन दे दिया जाएगा, प्राइमरी दे दिया जाएगा, कोलेट्रॉल अलग दे दिया जाएगा, सेकेंडरी दे दिया जाएगा आपका, एंड आपका फोर्थ दे दिया जाएगा, बोथ बी एंड सी। तो आप दोनों लगाइएगा ऑप्शन, याद ध्यान रखिएगा, दोनों की दोनों होती हैं, ठीक, ये दोनों की दोनों होती है, ध्यान रखिएगा आप। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ में। एक गारंटी ऑब्टेन बाय मींस ऑफ कीपिंग साइलेंस एज टू मटेरियल फैक्ट इज़, क्या होगा, ए वैलिड होगा, बी वाइड होगा, इनवाइड होगा, डी वाइडेबल होगा। देखिए इसका आंसर मेरे ख्याल से, देखिए वैलिड, वाइड, वाइडेबल तो नहीं होगा यहाँ पे, मेरे ख्याल से ये इनवैलिड होना चाहिए इनवाइड की जगह। ओके दोस्तों, ये आप चेक कर लेना, यहाँ पे इनवैलिड होना चाहिए, यही आपका आंसर होना चाहिए, सी वाला। यहाँ पे मेरे ख्याल से इनवैलिड होगा, आप लोग एक बार चेक कर लेना इसको, इनवैलिड होगा 60 वाला। ओके, व्हेन एजेंसी इज़ रेटिफाइड इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड विद, किससे कम्युनिकेट करती हैं एजेंसी, प्रिंसिपल, थर्ड पार्टी, एजेंट या ओनर, बताइए। तो आपका बी वाला आंसर आपका बिल्कुल सही, थर्ड पार्टी, तीसरे पक्षकार से। 62 द गुड्स विच आर कंटीजेंट इज पार्ट ऑफ अनसर्टन गुड, असर्टन गुड, सी फ्यूचर्स गुड्स या डी एग्जिस्टिंग ऑफ गुड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो आपका जो 62 का आंसर होगा वो होगा सी, फ्यूचर्स गुड, भावी माल। 63 द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द एजेंट एंड प्रिंसिपल कैन बी अप्रोप्रिएटली सेड एज ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, बी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। कॉन्ट्रैक्ट देखिए एक ऑप्शन दो बार, नहीं सॉरी, एक में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस है, एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस है, सेवा का अनुबंध है, एक बी वाला दिया सेवा के लिए अनुबंध है, डी सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है, सेवा संविदा है, या डी सर्विस बाय कॉन्ट्रैक्ट है, अनुबंध द्वारा सेवा है। तो 63 का जो आपका आंसर होगा वो होगा आपका कौन सा होगा, बताइए बताइए बताइए, गेस करिए। जी हाँ, बिल्कुल सही, क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर होगा आपका बी। 64 ये आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एजेंसी टर्मिनेटेड बाय लॉ, बताइए। 64 का आपका आंसर होगा बी, डेथ ऑफ एजेंट और प्रिंसिपल। 65 इसमें थोड़ा क्वालिटी आप लोग और अच्छी कर लीजिएगा। देखिए मैं जितनी कोशिश कर पा रहा हूँ माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए कोशिश कर रहा हूँ। ओके, आप लोगों को कोई भी कमेंट हो, कोई भी शिकायत हो, आप अपना कमेंट बॉक्स से दोस्तों आप लोग कमेंट कर सकते हैं। मैं जानता हूँ आप सभी लोगों के लिए थोड़ा लेट वीडियो ला रहा हूँ, एंड व्हाट्सअप पे आपके रिप्लाई भी नहीं कर पा रहा हूँ, ना ही टेलीग्राम पे आपके रिप्लाई कर पा रहा हूँ दोस्तों, उसके लिए सॉरी। बट आज जैसा कि आप लोगों के एग्ज़ाम चल रहे हैं सेकंड सेमेस्टर वालों के साथ ही, और भी जो स्टूडेंट हमारे 4th सेमेस्टर, 6th सेमेस्टर, 8th सेमेस्टर, 10th सेमेस्टर, उनकी क्लासेस भी चलती हैं, कोचिंग्स भी चलती हैं, तो उनके लिए भी मुझे वीडियो वगैरह बनानी रहती हैं। तो जितनी मेरे से कोशिश हो पा रही है मैं आप लोगों के साथ हूँ। आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहे, जो भी क्वेश्चन आप लोग डायरेक्ट पूछ सकते हैं मुझसे। ओके, तो हमारा 65 वाला है, इर्रिवोकेबल एजेंसी विल टर्मिनेटेड व्हेन, बताइए। ये हमने पढ़ा था क्या? जी हाँ, 65 का ए आंसर होगा। एन एजेंट हु इज़ अपॉइंटेड टू सेल ए हाउस इज़ जनरल एजेंट, स्पेशल एजेंट, मर्चेंटाइल एजेंट, या डी, बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। 66 का क्या होगा भाई? बी, स्पेशल एजेंट। 67 एडवोकेट आर क्लासिफाइड एज, एडवोकेट जो होते हैं कैसे क्लासिफाइड किया जाता है? जनरल एजेंट, स्पेशल एजेंट, बताइए कौन से एजेंट होते हैं? 67 का बताइए क्या होगा? नॉन मर्चेंटाइल एजेंट, अव्यापारिक अभिकर्ता। जी हाँ,
आप क्या हैं, आप एडवोकेट हैं तो आप किस में आएंगे, डी में आएंगे, ये आपको पता होना चाहिए। 68 द कंसिडरेशन इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, कंसिडरेशन इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में क्या होगा, ए कैन बी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, बी नीड नॉट बी एडिक्वेट, या सी नीड नॉट बी रियल, या डी नीड मैंडेटरी नॉट मैंडेटरी। तो आपका जो 68 का आंसर होगा माय डियर फ्रेंड्स वो होगा डी वाला। ओके, इसके बाद अनिवार्य नहीं है, नॉट मैंडेटरी। 69 इन केस ऑफ रेटिफिकेशन द प्रिंसिपल मस्ट रेटिफाई, ए ऑप्शन है आपका पार्ट ट्रांजैक्शन बेस्ड ऑन नेसेसिटी, बी है द एग्रीमेंट ऑफ एजेंसी, सी है होल ट्रांजैक्शन, या डी है द थर्ड पार्टी अबाउट एजेंसी। तो आपका 69 का आंसर है सी होल ट्रांजैक्शन। ओके, पूरे लेन देन का। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ। द पावर ऑफ अटॉर्नी इज एन एग्जाम्पल ऑफ एजेंसी बाई एक्सप्रेस एग्रीमेंट, इम्प्लाइड एग्रीमेंट, रेटिफिकेशन, या डी स्पेशल एग्रीमेंट। बताइए बताइए 70 का आंसर क्या होगा। ए 71 ए ऑथराइज द एजेंट टू डू ऑल एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, ए स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी, बी पार्टिकुलर पावर ऑफ अटॉर्नी, सी जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, डी ऑल द अबव। तो आपका जो 71 का जो आंसर होगा दोस्तों, 71 का जो आपका आंसर होगा वो होगा सी वाला, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी सामान्य वाला। ओके, सी वाला होगा। 72 एनीवन कैन बिकम एन एजेंट प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्टर पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्टर। बताइए कौन बन सकता है एनीवन, बताइए। कोई भी बन सकता है क्या, भी करता, मालिक, ठेकेदार, संविदा के पक्षकार, एजेंट कोई भी बन सकता है क्या, बताइए। 72 का बताइए, क्या कोई एजेंट बन सकता है, कोई भी, क्यों नहीं बन सकता है। 72 का ही आंसर होगा आपका ए। अब आइए 73 का, एन एजेंट इज़ टर्मिनेटेड बाय, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी देखिए एजेंट के क्वेश्चन स्टार्ट हुए, फिर बेलमेंट के होंगे आपके, फिर उसके बाद जो आपके 10-15 बचेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एंड इंडिमिनिटी के भी क्वेश्चन अभी आएंगे आपके सामने। तो 73 का जो आपका ऑप्शन है, आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिए। 73 का जो आपका आंसर होगा वो होगा डी ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। ओके, इसके बाद बढ़ते हैं 74 की तरफ। सेक्शन 23 सेक्शन 235 ऑफ द कंट्रोल एक्ट डिफाइन क्या करता है, डिफाइन बताइए 74 का क्या होगा। इसका मैं आंसर ऐसे ही बता दे रहा हूँ, ऑब्लिगेशन ऑफ पेटेंट एजेंट ए। इसमें कई बार आपका जो 235 है उसमें ऑब्लिगेशन की जगह कुछ और भी लिख के आ सकता है, आप लोग ये याद रखिएगा। ओके, 75 सब्स्टिट्यूट एजेंट इज क्या है, एजेंट्स का एजेंट है, प्रिंसिपल्स का एजेंट है, नॉन ऑफ द अबव है, डी बोथ ए एंड बी है। बताइए 75 का आंसर क्या होगा, बताइए बताइए बताइए। बी है, प्रिंसिपल्स का एजेंट है भाई, ये मालिक का अभिकर्ता है। 75 का बी, मालिक का अभिकर्ता। 76 की तरफ हम लोग आ गए हैं। इस सब एजेंट इज़ अ पर्सन, सब एजेंट कौन सा पर्सन होता है बताइए। हु वर्क अंडर द मेन एजेंट, जो कि मुख्य अभिकर्ता के अंतर्गत काम करता है, नहीं ये नहीं होगा। 76 का ये तो नहीं होगा। बी हु कैरीज आउट ऑर्डर एंड डायरेक्शन ऑफ ए पर्सन अंडर होम ही वर्क डायरेक्टली, जो उस व्यक्ति की आज्ञाओं का पालन करता है जिससे वह सीधे तौर पर संबंधित है, नहीं ये भी नहीं होगा। सी हु वर्क ऑन बिहाफ ऑफ द मेन एजेंट, जो मुख्य अभिकर्ता के बदले में काम करता है, बिल्कुल नहीं। यानी हमारा ऑप्शन डी सही होगा 74 का, सॉरी 76 का ऑप्शन हमें लगता है डी वाला सही होगा। पढ़ लेते हैं। एम्प्लॉयड बाय एंड एक्टिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ द ओरिजिनल एजेंट, जिसकी नियुक्ति मुख्य अभिकर्ता ने की है और उसी के नियंत्रण में रहता है। जी बिल्कुल सही बात है, ये डी वाला आपका सही आंसर होगा। इसके बाद बढ़ते हैं 77 की तरफ। एज पर द सेक्शन 80, इसमें सेक्शन दिया ही नहीं, बताइए सेक्शन बताया लेकिन सेक्शन दिया ही नहीं 77 का, तो इस क्वेश्चन को आप लोग मार दीजिए क्रॉस, लेकिन इसमें देख लेना आप लोग, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। 78 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 78 क्या है, बेलर इज़ प्लेज इज़ नोन एज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिए, एग्जाम में आएगा इस बार भी। 78 का आपका आंसर होगा बी। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 79 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप लोग मार्क कर लीजिए, एग्जाम में आपके इस बार भी आ सकता है। ओके, तो ए चार्ज, बी गारंटी, सी इंडिमिनिटी, या डी लीगल क्लेम टू होल्ड प्रॉपर्टी लिन क्या है, बताइए 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 क्या है। 79 का आंसर आपका क्या होगा, बताइए डी, ये आपका आंसर है, हिंदी में भी आप लोग देख लीजिए। ओके, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ।
इफ़ द गुड्स आर लेंट फ्री टू द बेली फॉर हिज यूज़ इट इज़ नोन एज। देखिए इसमें आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बेली कौन होता है, बेलर कौन होता है, एजेंट कौन होता है, प्रिंसिपल कौन होता है, ये सारी चीज़ें आपसे पूछे जा सकते हैं। ओके, इंडemnifier कौन होता है, इंडemnity होल्डर कौन होता है, ये सारी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो ये भी आप लोग देख लेना। ओके, 80 क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर होगा ए वाला। ओके, ये क्वेश्चन जो मैंने आपको बताएं ज़रूर देख लेना, कौन इंडemnifier होता है, कौन इंडemnity होल्डर होता है, कौन बेलर होता है, कौन बेली होता है। ओके, सारी क्वेश्चन आप लोग प्लीज़ देख लेना, पढ़ लेना कौन कौन होते हैं। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ पढ़ते हैं। बेलमेंट किस में डिफाइन किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार एग्जाम में मुझे लगता है 100% आएगा ये भी। तो 81 का जो आपका आंसर है वो होगा बी, 148 सेक्शन। ओके, बेलमेंट का मतलब क्या होता है बताइए। अब ये क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा, मैं इतना बता सकता हूँ ऑल द अबव नहीं होगा इसका आंसर। इसका आंसर आपको बताना है 82 का। अब आपने कॉन्ट्रैक्ट और आपको बेलमेंट तो आपको पता ही होगा क्या होता है, तो आप बताइए बेलमेंट क्या होता है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर क्या होता है, आप लोग फटाफट से बताइएगा। नहीं सही होगा तो मैं बताऊँगा, जिसका सही होगा मैं उसके कमेंट पिन भी करूँगा। ओके, 83 राइट, इसका भी देखिए, अब आपको इसका भी आंसर आपको बताना होगा। ये चीज़ें आपने पढ़ी है तो 82 83 का आंसर फटाफट से आप लोग बताइए क्या होगा। क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, इसका आंसर आपको बताना है। ओके, 84 की तरफ बढ़ते हैं अब हम लोग। ए श्योरिटी कैन बी डिस्चार्ज फ्रॉम हिज लायबिलिटी बाई, बताइए ए श्योरिटी कैन बी डिस्चार्ज फ्रॉम हिज लायबिलिटी बाई, बताइए बताइए क्या होगा। डी, ऑल द अबव। 85 का क्वेश्चन 86 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सेक्शन 142 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डील विद, किससे डील करता है बताइए। 86 का आपका आंसर होगा सी। 87 की तरफ बढ़ते हैं। ए गारंटी विच एक्सटेंड टू ए सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड, ऑप्शन है स्पेशल गारंटी, बी ए कॉन्टिन्यूइंग गारंटी, सी ए स्पेसिफिक गारंटी, डी ए नॉन ऑफ द अबव। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए भी मैं पढ़े दे रहा हूँ, कोई क्वालिटी सही नहीं है। 87 कोई भी प्रत्याभूति जो कि लेन देन की श्रृंखला से जुड़ी है, ए विशेष प्रत्याभूति है, बी सतत प्रत्याभूति या स्लैश चलत, सी विशिष्ट, या डी उपरोक्ता में से कोई नहीं। तो आपका 87 का जो आपका आंसर होगा वो होगा बी वाला। ओके, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। 88 सेक्शन 124 से लगा के 147 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट किससे डील करता है, इंडेमनिटी से, गारंटी से, बोथ एंड बी, या डी नॉन ऑफ द अबव। 88 का आंसर आप लोग देखिए, हिंदी मीडियम वाले भी आप लोग पढ़ लीजिए। तो आपका जो 88 का आंसर होगा, आप लोग बताइए इसका आंसर। आप लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी पढ़ा होगा, इसका आंसर मैं लगाने ज़्यादा ठीक, लेकिन ये अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, मैं आपका भी टेस्ट ले रहा हूँ उसमें, बताइएगा क्या होगा इसका आंसर। 89 की तरफ बढ़ते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज एन फैक्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अर्जेंसी इंडेमनिटी, बी बोथ एंड, सी बोथ ए एंड बी, या डी नॉन ऑफ द अबव। 89 का बताइए क्या आंसर होगा। बीमा की संविदा एक प्रकार से क्या है बताइए, क्षतिपूर्ति है, तत्कालिकता है, या दोनों है, या कोई भी नहीं है। आपका 89 का आंसर होगा इंडेमनिटी होगा। ओके, ये देखिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी के क्वेश्चन आपके आगे हैं। सेक्शन 124 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइन करता है कॉन्ट्रैक्ट माइनर, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कंडीशन, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, या डी नॉन ऑफ द अबव। अभी मैंने बताया था कि आपके कौन से क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं इंडेमनिटी के, तो ये उसी का आंसर है। ओके, ये देखिए इंडेमनिटी कौन सा है, गारंटी कौन सा है, इसके सेक्शंस तो आपको जरूर याद होने चाहिए। व्हाट आर द रिक्वेस्टेड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स, बताइए क्या होगा। ये रहा आपका क्वेश्चन 91, तो आपका 91 का आंसर होगा सी वाला। ओके दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ। दोस्तों सबसे पहले चीज़ दोस्तों देखिए, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए, अभी और सारी वीडियो आनी है। वो वीडियो कैसे आएंगी, वो तभी आएंगी माय डियर फ्रेंड्स, जब आप इस वीडियो पे अपना सपोर्ट मुझे देंगे। आप क्या करेंगे, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। जैसे ही कोई भी वीडियो अपलोड होगी एमसीक्यू से रिलेटेड, आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ओके, तो ज़रूर से ज़रूर चैनल सब्सक्राइब कर लें। एंड एक बहुत ज़रूरी रिक्वेस्ट है आप सभी से, देखिए कानपुर यूनिवर्सिटी में कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, चलिए मैं पहले क्वेश्चन करा दूं फिर मैं आपको बताता हूं, और आप लोग कहेंगे मैं बहुत ज़्यादा बोर कर रहा हूँ आप लोगों को। 92 का क्या होगा, ए द गुड्स मस्ट बी गुड फॉर ट्रांसफरिंग द प्रॉपर्टी इन द गुड्स। बहुत हल्का हल्का आ रहा है, इसमें मैं पढ़ के ही बता दे रहा हूँ, हिंदी में पढ़ के बताऊँ। वस्तु को संपत्ति रूप से हस्तांतरित करने के लिए वस्तु को किस प्रकार का होना चाहिए।
निर्धारित, अनिर्धारित, सी भावी माल, या डी उपरोक्ता सभी। इंग्लिश में ऑप्शन है असर्टनेट, बी है अनसर्टनेट, सी है फ्यूचर, या डी है ऑल द अबव। तो आपका जो 92 का आंसर है वो होगा ए वाला। इसके बाद 93 की तरफ बढ़ते हैं। एन एग्रीमेंट टू सेल इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट, क्या इम्प्लाइड है, एक्सिक्यूट है, सी एक्सप्रेस्ड है, डी एग्जीक्यूटरी है। हिंदी में पूछा जा रहा है विक्रय का करार किस तरह की संविदा है, बताइए। आपको ऑप्शन शो हो होंगे माय डियर फ्रेंड्स। तो 93 का जो आपका आंसर है वो होगा बी वाला, ओके, एग्जीक्यूटेड है, निष्पादित। 94 इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द पेमेंट ऑफ प्राइस इज टू द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स। ए क्या है, कॉन्करेंट है, बी इम्पॉर्टेंट है, डी मैंडेटरी है, सॉरी सी मैंडेटरी है, डी इमर्टी। बताइए क्या है, बताइए 94 का आंसर क्या होगा, आपका होगा डी, ओके। वेट अ मिनट, इमटेरियल है, बताइए, ओके। 95 एन एग्रीमेंट टू सेल विल बिकम अ सेल, कब बन जाता है एग्रीमेंट, कब बन जाता है सेल, बताइए। सेल कब बन जाता है सेल, फ्यूचर डेट में, इमीडिएट इफेक्ट में, या 30 दिन के बाद भैया, या नॉन ऑफ द अबव, 30 दिनों में। बताइए कौन सा होगा आपका आंसर, बताएं। 95 का आपका आंसर होगा ए वाला, फ्यूचर डेट में, किसी भावी तारीख को। अब इसमें देखिए क्वेश्चन 96 आपका 2 पार्टों में आ गया, 2 पेजेस में। ए सोल्ड हिज लैपटॉप टू बी बट फॉर, ए ने अपना लैपटॉप बी को बेचा परंतु मरम्मत के लिए अपने पास ही रख लिया, जिसको कि सी ने चोरी कर लिया। इस स्थिति में हानि के लिए कौन जिम्मेदार होगा, बताइए कौन जिम्मेदार होगा, बी सी ए। बताइए 96 का आंसर आप लोग बताइए क्या होगा, ए। 97 इन केस ऑफ सेल द सेलर कैन स्यू द बायर फॉर इन केस ऑफ ब्रीच। इनमें से किसके लिए भंग की दशा में विक्रेता क्रेता के ऊपर वाद प्रस्तुत कर सकता है, बताइए। डैमेजेस, प्राइस, इंटरेस्ट, फ्रॉड। तो 97 का आपका आंसर होगा बी वाला। माय डियर फ्रेंड्स, एक छोटी सी अपील आपसे करना चाहता हूँ, चैनल सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कर रहा हूँ। देखिए कानपुर यूनिवर्सिटी में दोस्तों कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं दोस्तों, आपके ग्रुप में होंगे, आपके कॉलेजेस में होंगे, जो कॉलेज नहीं जाते हैं, क्लास अटेंड नहीं करते हैं। उनके कुछ ना कुछ रीजंस होते हैं, किसी के पास कोचिंग ज्वाइन करने के पैसे तक नहीं होते माय डियर फ्रेंड्स, ना ही बुक परचेस करने के। यहाँ तक कि कुछ स्टूडेंट्स CLA CLP भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं एंड उनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, उनको MCQ नहीं मिलते हैं, जिसके चलते उनके बैक आ जाती है, वो फेल हो जाते हैं बच्चे, उनका पैसा बर्बाद हो जाता है। तो मेरी एक आपसे अपील है छोटी सी कि हमारी एक मूव है कि हम अपने इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकें और जो भी हमसे हो सकता है हम कर सकते हैं, कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप भी हमारी इस मुहिम के साथ जुड़िए, अपने 2 से 3 दोस्तों को बना लीजिए कि आप शेयर करें, इस वीडियो को शेयर करें एंड उनको बताएं कि आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और आपको जो भी चाहिए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आप 2 से 3 लोगों तक ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, ओके। मेरी आपसे ये अपील है दोस्तों, ताकि जैसे मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ आप किसी और की हेल्प करें एंड आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। ज्ञान बढ़ने से, बांटने से बढ़ता है, ना कि अपने पास संभाल के रखने से। वो उतना ही रहता है, अगर आप संभाल के रखेंगे तो उतना ही रहेगा दोस्तों, आप बांटेंगे तो आपका ज्ञान बढ़ेगा। 98 का आपका क्या होगा, कैन बी ए सब्जेक्ट मैटर ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट क्या होगा, ट्रेडमार्क, पेटेंट, गुडविल या ऑल द अबव। ये हमने आई थिंक पहले भी एक बार पढ़ा है क्वेश्चन, तो रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑल द अबव। विच ऑफ दिस इज़ नॉट इंक्लूडेड इन गुड्स एज पर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। तो आपका 99 का जो आंसर होगा वो आपका सी होगा, ओके, एक्शनेबल क्लेम। 100 क्वेश्चन पे आ गए हैं दोस्तों। इसके बाद हम लोग 100 और क्वेश्चन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के आपके पढ़ेंगे, वो तभी पढ़ेंगे अगर आपको नीड होगी। अगर आपको अगले पार्ट की नीड है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको पार्ट 2 चाहिए इसका, ओके। अदरवाइज़ मैं यहीं पे वीडियो स्टॉप कर दूंगा। अगर आपको सेकंड पार्ट चाहिए तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, ओके। तो आपका जो 100 का क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा सी, ए राइट टू रिप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट, संविदा का प्रतिबंध करने के लिए। सो दोस्तों वीडियो यहीं पे एंड हो रही। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, फिट एंड फाइन रहेंगे, ओके। टेलीग्राम की चैनल की लिंक दोस्तों आपको ग्रुप पे मिल जाएगी, आप लोग वहाँ से ज्वाइन कर लेना दोस्तों, ओके। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए।